हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हिंदी में इसको बोला जाता है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। मतलब जो अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उनका सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है, ये हम अभी के वीडियो में, आज के वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, वो कुछ इस टाइप से होती है। मतलब उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a0 dny अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस 1y अपॉन dn माइनस 1 प्लस any, जहां पर y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको लीनियर इसलिए बोला जाता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर देखिए जितने भी डेरिवेटिव्स निकले हैं, जितने भी अवकलज निकले हैं, इन सबकी डिग्री कितनी है? 1। इनकी पावर में कितना लिखा है? 1 है, इसलिए ये लीनियर है। ठीक है ना। और कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें देखिए जो dny अपॉन dxn है, इसके का कोफिशिएंट a0 है जो कि एक कांस्टेंट है, dn माइनस 1 अपॉन dxn का कोफिशिएंट a1 है जो एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसका भी जो कोफिशिएंट है वो an है जो एक कांस्टेंट है। इक्वल में आपको ये q दिया रहेगा जो x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है ना। x का फंक्शन दिया रहेगा, चाहे वो sin x हो सकता है, चाहे वो cos x हो सकता है, या e की पावर x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले जो रैखिक अवकल समीकरण है, वो किस टाइप के रहेंगे? a0 dny अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस 1y अपॉन dxn। ठीक है ना। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं क्योंकि ये तो एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन कोई दी है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू sin x। अभी एक एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है ना। अब इसको कैसे पहचानोगे कि ये लीनियर है कि नहीं? तो देखो इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसमें, लेकिन इसकी पावर 1 है। dy अपॉन dx उसकी पावर भी 1 है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी पावर भी 1 है। तो यहाँ पर सभी की अगर हम डिग्री की बात करें तो सभी की क्या निकल रही है? सभी की पावर कितनी निकल रही है? 1 निकल रही है, इसलिए ये लीनियर है। ठीक है ना। और साथ में कांस्टेंट कोफिशिएंट तो देखिए आप, d2y अपॉन dx स्क्वायर के इनटू में कितना है? 1 है जो एक कांस्टेंट है। dy अपॉन dx के इनटू में 3 आ रहा है, ऐसे ही y के इनटू में 2 आ रहा है। सभी के का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? एक कांस्टेंट है, इसलिए इनको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये इसलिए समझा रहा क्योंकि आपको ये पता करना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सभी देखने में एक जैसे दिखेंगे, कोई सा किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, किस मेथड से सॉल्व हो रहा है, कोई सा इक्वेशन पे कौन सी मेथड लगाई जाती है, यह आपको इक्वेशन देखकर ही समझना पड़ेगा। ठीक है ना। डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं दिया रहता, इनके आगे सिर्फ इतना लिखा रहता है हल कीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा रहता है? सॉल्व। अब आप हल कीजिए तो कैसे हल करना है? तो आपको उसको देखकर समझना है कि ये अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला आ रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट या अचर गुणांक वाला कोई रैखिक अवकल समीकरण आ रहा है, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है ना, उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापक हल। इसका जो व्यापक हल होगा उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक, इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक इसका CF निकलता है और दूसरा PI निकलता है। ठीक है ना। CF का पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला जाता है। इसी को अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है पूरक फलन। ठीक है। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनका एक क्या निकलेगा? CF निकलेगा, और दूसरा PI का पूरा नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल, या हिंदी में इसको विशेष समाकल बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकल और CF मतलब पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरह से निकालेंगे इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है। वो रूल को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर CF और PI दोनों निकालना क्या जरूरी है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन, जैसे यही एग्जांपल आपको आ गया, यहां पर देखो ये लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू sin x। इक्वल में sin x का एक फंक्शन।
ठीक है। अगर मान लीजिए CF तो सभी में निकलेगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी दिया गया है। अगर मान लीजिए इसके इक्वल में 0 होता, sin x की जगह सिर्फ क्या होता, 0 होता, तो उस केस में इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ CF निकलता, PI निकालने की जरूरत नहीं है। जिनके इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है अगर बराबर में, तो CF ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल होगा। ठीक है ना। फिर उसका PI निकालने की आपको जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में आपको यहां पर कोई भी x का फंक्शन दे दिया जाए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया e⁻x दे दिया, e की पावर x ये दे दिया, तो फिर CF तो निकलेगा ही, साथ साथ में उसका PI भी निकलेगा। और CF और PI मिलकर जो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा CF प्लस PI। ध्यान देना, कैसे निकालेंगे हम जनरल सॉल्यूशन, जो CF निकला है वो और जो PI निकला है वो, उन दोनों को आपस में ऐड करके हम इसका फाइनल सॉल्यूशन देंगे। ठीक है। जिन क्वेश्चन में इक्वल में 0 रहेगा तो CF ही उसका फाइनल सॉल्यूशन होगा, उसका PI निकालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो हम अब देखते हैं आपको क्या करना रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी, जैसे दिया है d2y/dx² + 3dy/dx + 2y = e की पावर x, इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको कैपिटल D के फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे। जैसे ये d2y/dx², कैपिटल D होता क्या है, कैपिटल D का मतलब होता है d/dx, मतलब कुल मिला के ये d/dx ना लिखते हुए हम उसको कैपिटल D लिख देंगे, खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है ना। अगर d² आया, d² का मतलब क्या होता है, d2/dx², मतलब इधर d की जितनी पावर है मतलब उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन आपको करना रहेगा। d³ आया मतलब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसका। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब हम देख रहे हैं। कुछ रूल्स हैं CF निकालने के, क्योंकि मैंने बोला कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब आपको क्वेश्चन देखकर पहले समझ लेना है कि इसमें जो d2y/dx² प्लस मतलब ये कि ये लीनियर होना चाहिए, और लीनियर के साथ साथ इनका जो कोफिशिएंट है, जो भी उसके डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी उन सबका, जितने भी उनके अवकलज है, उन सबका जो गुणांक या कोफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी, उसकी पावर भी 1 होना चाहिए, तो ही हम इसको CF और PI लगा, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है CF और PI के फॉर्म में निकलेगा। तो क्या रूल्स होते हैं CF निकालने के, आज अभी हम समझते हैं 1 by 1। ठीक है। हम समझेंगे कि जो सहायक समीकरण है उसको हम किस तरह से बनाते हैं। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² + 3dy/dx + 2y = 0। अभी हम 0 ही लेकर चल रहे हैं इक्वल में। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो इसको आपको किस में चेंज करना है, D वाले फॉर्म में, D के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो D के फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, d/dx जहां भी है उसकी जगह आपको कैपिटल D रख लेना है। ठीक है ना। कैपिटल D रख लोगे तो ये जो है आपका d2y/dx², ये बन जाएगा d²y। ठीक है। प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, dy प्लस 2y = 0। मैंने इसको कैपिटल D के फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है ना। देखो ये आ गया, इसमें से मैं अभी y को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बचेगा d² प्लस 3d प्लस 2y = 0। ठीक है। यहां से ये कैपिटल D में चेंज हो गया। ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसका CF निकालना है, लेकिन अगर कैपिटल D के फॉर्म में दे दिया तो आधा काम आपके लिए इजी हो जाता है, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये CF और PI से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो ज्यादा अच्छा है कि हमें इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे दिया गया है तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमें सीधे CF और PI निकालना है। अगर इस फॉर्म में दे दिया तो वो थोड़ा सा जो रूल स्टार्टिंग में मैंने बताए, कौन से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के, कि भाई इसको चेक कर लेना है कि अगर अचर गुणांक वाला है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है, तो इसको आप क्या करोगे, CF और PI निकाल के सॉल्व करोगे। तो अब इसका हम सहायक समीकरण, वापस से यही जाए हम कि सहायक का समीकरण हम किस तरह से बनाएंगे। तो सहायक समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर ये जो D आया है
इसकी जगह क्या रख देना है, m रख देना है, मतलब m के फॉर्म में चेंज कर लेना है, ठीक है ना। इस y को तो इधर लेके 0 हो गया, y अभी कोई वेरिएबल नहीं रखना, सिर्फ m में एक इक्वेशन हमारे पास आ जाना चाहिए। क्या करना है, सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जहां पर d है उस d की जगह आप m रख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास m में। एक जस्ट एग्जांपल लिया है CF समझाने के लिए कि भाई CF निकालने के लिए आपको सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो वो कैसे बनाएंगे, वो किस टाइप की है, कैसे दिखेगी वो इक्वेशन, तो वो इस तरह m के फॉर्म में आपको दिखाई देगी। अब m यहां से आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मतलब यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो फैक्टराइज कर लेना, गुणनखंड बना लेना इनके, और m की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहां से m की वैल्यू आपको निकल जाएगी। अब m की वैल्यू निकलने के बाद फिर CF हम कैसे निकालेंगे, CF के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं CF निकालने के। तो CF निकालने के कुछ रूल में सबसे पहला रूल जो होता है वो ये कि अगर आपने यहां से जो m की वैल्यू निकाली है उस m की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि CF क्या होगा। अगर मान लीजिए m की जो वैल्यू है, m के सभी मान भिन्न भिन्न हो, when all the values of m are distinct, मतलब m की सारी वैल्यू अलग अलग जाए, जैसे m की वैल्यू आपकी आ गई 1 2 3 या फिर आ गई -1 -2 -3, इस तरह से कुछ डिफरेंट वैल्यू आ जाए, सारी वैल्यू अलग अलग आ जाए। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया कि आपने इस तरह की कोई इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया, और मान लीजिए कि हमारे पास m की जो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है a1 a2 a3 और इसी तरह से रिपीट होती जा रही है, डिपेंड करेगा कि इसकी पावर कितनी है उस पर, ठीक है ना। तो उसका CF क्या होगा, C1 e की पावर a1x प्लस C2 e की पावर a2x प्लस C3 e की पावर a3x, मतलब ये C1 C2 क्या है, ये सब कांस्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि आप C1 C2 इस तरह से ले, आप चाहें तो इसकी जगह कोई और कांस्टेंट ले सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल B, डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप ये कांस्टेंट क्या लेंगे, ये E जो है ये फिक्स रहता है, आपको E की पावर ये वाले E की पावर में ये बस a1 a2, मतलब वो जो m की वैल्यू आ रही है उस m की वैल्यू को आपको रखते चलना है। क्लियर, कब, जब m की वैल्यू अलग अलग हो। अब मान लीजिए सेकंड रूल ये होता है कि अगर m की वैल्यू जो है वो एक जैसी आ गई, मान लीजिए m की वैल्यू आपके पास 1 1 आ गई या 2 2 आ गई 3 3 आ गई, तो अगर m की वैल्यू रिपीट हो जाती है ना, जब m के मान क्या हो, बराबर हो, व्हेन वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल, अगर m की वैल्यू इक्वल हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास m की वैल्यू आ गई a मतलब इस तरह से रिपीट हो गई है की वैल्यू, तो फिर CF क्या आ जाएगा, C1 प्लस x इंटू C2, मतलब कुल मिला के ये जो e की पावर ax क्योंकि सेम ही है, तो आप क्या करेंगे, e की पावर ax को तो एक ही बार लिखेंगे, समझना, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग तो लिखेंगे नहीं, e की पावर ax e की पावर x, क्योंकि m जो है वो सेम है, बराबर है, जैसे 2 आया तो e की पावर 2x को हम एक ही बार लिखेंगे लास्ट में। यहां पर क्या चलते रहेगा, C1 प्लस x इंटू C2 प्लस x स्क्वायर इंटू C3, ये कब लगेगा, जब m की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। अगर मान लीजिए और अगर रिपीट होती है तो हम और आगे बढ़ा देंगे, तो यहां पर बस ध्यान रखना कांस्टेंट आप C1 C2 की जगह कोई और भी ले सकते हैं, बाकी x स्क्वायर ये डिपेंड करेगा, अगर दो वैल्यू एक जैसी आती है तो ये हो जाएगा C1 प्लस x इंटू C2 e की पावर x, अगर तीन वैल्यू एक जैसी आती है तो C1 प्लस x इंटू C2 प्लस x स्क्वायर इंटू C3 और e की पावर x। a मतलब वो जो m की वैल्यू है वो हमेशा x नहीं आएगा, डिपेंड करेगा वो m की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये हमारा सा कौन सा, सेकंड वाला रूल। CF निकालने के ओनली 3 रूल्स हैं, 3 के अलावा चौथा रूल आपको ध्यान नहीं रखना है भी नहीं, ठीक है। या तो m की वैल्यू एक जैसी हो, मतलब एक जैसी हो, या अलग अलग हो। तीसरा रूल जो है CF निकालने का वो ये होता है कि अगर मान लीजिए m का मान अधिकल्पित हो, when m is imaginary, मतलब रियल नहीं हो, इमेजिनरी हो, जैसे कि अगर m की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मतलब ये दो पार्ट है, एक रियल और एक ये इमेजिनरी पार्ट, मतलब आई वाला आ गया आयोटा वाला आ गया, तो उस केस में CF आप क्या निकालेंगे, उस केस में CF जो रहेगा वो आपका रहेगा C1 जो रियल वाला पार्ट है e रेस टू अल्फा एक्स, e की पावर में अल्फा एक्स हो जाएगा। कब ये रूल कब लगेगा, जब m की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है ना। e की पावर जो रियल वाला पार्ट है अल्फा एक्स प्लस C1 कॉस
बीटा एक्स जो इमेजिनरी वाला पार्ट है यहां आएगा, मतलब आई नहीं लिखना है इसके साथ, सिर्फ उस आई के साथ में आई का कोफिशिएंट क्या है, बीटा है तो बीटा लिखना है, प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये रूल कब लगेगा, जब हमारा एम जो है वो क्या हो जाएगा, किस टाइप का रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। तो ये थे CF निकालने के कुछ रूल्स। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं। CF निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, उससे m की वैल्यू निकालना है। अगर m की वैल्यू एक जैसी आ रही है तो ये वाला रूल लगाएंगे आप, अगर m की वैल्यू अलग अलग डिस्टिंक्ट आ रही है तो ये लगाएंगे, और उसके बाद थर्ड जो होता है वो अगर m की वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है तो हम ये वाला रूल लगाएंगे। आई होप आपको CF निकालने के जो रूल है वो इस वीडियो से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें हम CF निकालेंगे। उन्हीं रूल्स पर बेस्ड कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि CF किस तरह से निकाला जाता है। 3 टाइप से मैंने बोला था, 3 रूल अप्लाई होते हैं CF पे। एक तो जब m की वैल्यू अलग अलग हो, एक दूसरा जब m की वैल्यू एक जैसी हो, और तीसरा जब m की वैल्यू रिपीट हो जाती हो। तो उस केस में हम CF निकालना देखते हैं, CF किस तरह से निकालते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने अभी लिया है, यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं, ठीक है ना। तो दोनों से हम समझते हैं। पहले हम पहला वाला एग्जांपल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में केवल इतना ही लिखा रहेगा, सॉल्व, हल कीजिए, ठीक है ना। आपको लिखा हुआ है हल कीजिए, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 dy अपॉन dx प्लस 4y इक्वल टू 0। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास इक्वल में कोई भी x का फंक्शन नहीं है, अभी हम सिर्फ CF निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या आएगा, आपको सबसे पहला काम, सोल्यूशन आपने जैसे स्टार्ट किया, इसको कैपिटल D वाले सिंबल में चेंज कर लीजिए। कैपिटल D वाले सिंबल में चेंज करने के लिए ये हो गया d2 मतलब d स्क्वायर y माइनस 4, यहां पर देखिए d अपन dx, सॉरी d मतलब जो d अपन dx है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल D रखेंगे। तो कैपिटल D रखने के बाद ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, d स्क्वायर y में, माइनस 4 ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, 4dy में, प्लस 4y इक्वल टू 0। ये d वाले फॉर्म में चेंज हो गया, इसमें से मैंने y को कॉमन निकाल लिया। अब ये क्या बन गया अपना इक्वेशन, d सिंबल में d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ठीक है। तो सबसे पहला काम, या तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे दिया जाएगा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर dy अपॉन dx स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो पहले आपको चेंज करके उसको कैपिटल D में लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये हमने लिया है। इसके बाद हमें CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए आपको एक सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हम कैसे बनाएंगे, D इक्वल टू m रखकर, मतलब जहां पर कैपिटल D है उसकी जगह आप क्या रख देंगे, m रख देंगे। समझ में आ रहा है यहाँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या किया, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था d2y अपॉन dx स्क्वायर के फॉर्म में, उसको हमने कैपिटल D में चेंज कर लिया। उसके बाद हमें CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए एक ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण बनाना पड़ेगा। वो सहायक समीकरण हम कैसे बनाएंगे, जहां D है वहां पर m रखकर। तो D की जगह मैंने m रखा, तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये y आप 0 तरफ लेके 0 हो गया, ठीक है ना, y इधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सहायक समीकरण में आपको कहीं भी y यूज नहीं करना है, तो ये आ गया अपना। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसको हमें सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया m माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है m माइनस 2 इंटू m माइनस 2, ठीक है ना। अब m माइनस 2 हमको m की वैल्यू निकालना है, m माइनस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, जिससे m की हमें 2 वैल्यू मिल गई, 2 और 2, ठीक है। यहाँ m की 2 वैल्यू आ गई जो कि रिपीट हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो मैंने जो 3 रूल बताए थे प्रीवियस वीडियो में, उन रूल को आपने यदि लिख के रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार प्रीवियस वीडियो जाकर भी देख लेना। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है m की, ये रिपीट अगर हो जाती है तो ये लिखा जाता है CF इसका जो बनता है वो होता है C1 प्लस x इंटू C2, x इंटू C2 मतलब और e की पावर में 2x। सिर्फ 2 ही वैल्यू आई है, इसलिए 2 कांस्टेंट हमने लिए। C1 और C2 दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इनकी जगह आप कोई और भी कांस्टेंट जैसे a b कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये e की पावर 2x, तो मैंने ये लिख दिया। 2 कहां से आएगा, ये वाला जो 2 है वही e की पावर में जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ जो भी रहेगा, अगर 3 है तो 3 हो जाता, माइनस 2 होता तो माइनस 2x हो जाता। और क्योंकि 2 बार है इसलिए C1 प्लस x इंटू C2, दो कांस्टेंट यूज होंगे, सेकंड वाले कांस्टेंट के साथ x आ जाएगा। मान लीजिए कि एक और 2 होता हमारे पास, ये होता है ऐसा 2, 2, 2,
इस तरह से भी हो सकता था। तो उस केस में ये क्या हो जाता c1 प्लस एक्स इंटू c2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू c3 और ब्रैकेट के बाहर वही e की पावर 2x। मतलब एक और बढ़ जाता, अगर एक वैल्यू यहां बढ़ेगी, यहां पर एक वैल्यू और बढ़ेगी, तो यहां पर ऐसा एक और कांस्टेंट बन जाएगा एक्स स्क्वायर c3 प्लस 1। ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब रिपीट होने वाले नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है बढ़ेगा, ऐसे ही ये एक्स क्यूब प्लस c इंटू c4 ऐसे करके बढ़ते चलेगा। तो ये पहला टाइप था, ये टाइप फर्स्ट का एक टाइप का हो गया कि भाई जब m की वैल्यू कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है ना। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये तो इसका CF हो गया, यहीं पर ये कंप्लीट हो गया। इसका PI निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। जिन क्वेश्चन में इक्वल में 0 रहेगा, CF ही उसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। आपको यहां पर PI निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। PI के लिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, हल कीजिए, सॉल्व। क्या दिया है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू 0। देखो हमारे लिए काम आसान हो गया कि भाई पहले से उसने डी में हमें क्वेश्चन दे दिया। क्या बना, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है ना। मतलब इस फॉर्म में अगर दिया तो सोचना पड़ता कि CF निकाले, PI निकाले, क्या करें। इसमें अगर दे दिया तो बिल्कुल क्लियरली आपको CF और PI का ही क्वेश्चन है। ये दे दिया है, यहां से हम डायरेक्ट इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि डी में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बनाई, कैसे बनाई थी, यहां पर क्या किया था, d इक्वल टू क्या पुट किया था हमने, m पुट किया था। यहां भी पुट करो d इक्वल टू m। ये क्या बन जाएगा, d स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, y नहीं रखना है यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन में, इक्वल टू 0। इसको मैंने, इसके फैक्टर्स बनाना है, फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड बनाना आपको आता होगा। ठीक है। तो मैंने यहां क्या किया, ये जो 3m है इसको लिख दिया 2m प्लस m। अब एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। इन दोनों में से हमने क्या किया, m को कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया m प्लस 2। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब 1 किया, तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस 2। इन दोनों में से m प्लस 2 कॉमन निकालना, तो यहां बचेगा m प्लस 1। ठीक है ना। ये जो m प्लस 1 और m प्लस 2 इंटू मतलब प्रोडक्ट में इक्वल टू क्या हो गए, 0 हो गए। अब यहां से हम m की वैल्यू निकालते हैं, तो m की जो वैल्यूज है, सेट ड्रॉप कर लेता हूं मैं। ठीक है। क्या आया हमारा फैक्टर, m प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं इसको क्या करता हूं, ये आ गया अपना m प्लस 2 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो m की एक वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1। अब देखो पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में m रिपीट हुआ था हमारा, सेम वैल्यू आई थी, तो हमने लिख दिया था CF c1 प्लस x इंटू c2 e रेस टू 2x। यहां पर क्या है, कैसी आ गई वैल्यू, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो इस केस में CF क्या निकलेगा, एक और रूल बताया था कि अगर m की वैल्यू एक अलग अलग आए तो ये हो जाएगा c1 e की पावर में कितना है ये, -2x। ये -2x है, -2 है इसलिए -2x हो जाएगा, प्लस दूसरा वैल्यू c2 e की पावर -1x, यही आपका CF रहेगा। ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ, मतलब रूल सेकंड इस पर अप्लाई हुआ। एक रूल जो इक्वल वाला है इस पर अप्लाई हुआ, ये डिस्टिंक्ट वाला नॉट इक्वल वाला इस पर अप्लाई हुआ। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें अगर m की वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं CF निकालने का ही, जो थर्ड रूल पर बेस्ड है। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व, हल कीजिए। क्वेश्चन हमें d के फॉर्म में ही दे दिया है डायरेक्ट, d स्क्वायर प्लस d प्लस 2 और y इक्वल टू 0, कैपिटल D के फॉर्म में है, तो सीधे हमें पता चल गया कि हमें तो CF निकालना है सबसे पहले। तो इसके लिए CF निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, जैसे प्रीवियस 2 एग्जांपल में हमने किया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, मतलब सहायक समीकरण बनाने के लिए आप क्या करोगे, जहां पर क्वेश्चन में d है उस d की जगह आपको m रखना है। देखो हर क्वेश्चन की शुरुआत जब जो भी CF निकालने का होगा, सबसे पहले आपको सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जहां पर d है वहां पर m रखकर। तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस m प्लस 2, y नहीं रखना है साथ में, इक्वल टू 0, है ना। तो या तो आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर लो, अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे
तो इसके लिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो वर्ग समीकरण होता है उसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है ये वाला, ये फार्मूला मेथड बोली जाती है। क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी वर्ग समीकरण को, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये और आसान रहेगा अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको मैंने कंपेयर कर लिया am स्क्वायर प्लस bm प्लस c, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो m के फॉर्म में है, इसलिए मैंने इसको इससे कंपेयर किया। यहां से मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, जो m स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a मतलब हो गया 1, b भी जो m का कोफिशिएंट है वो हो गया 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो a b और c की हमारे पास वैल्यू आ गई, मैं इसमें इसको पुट कर देता हूं। तो m इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, b मतलब माइनस b कितना है 1, तो ये आ गया माइनस 1, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 ये आ गया, a कितना है 1 और c कितना है 2, ये यहां पर रख दिए मैंने। ये रखने के बाद अपान में क्या होता है 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 1, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 8 हो गया। तो m इक्वल टू आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 कितना आया आपका माइनस 7, रूट के अंदर माइनस 7 आ गया। अब रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो आई में चेंज हो जाती है, आयोटा में, ये आपको पता ही होगा वैसे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बना माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7 अपॉन 2, इस 2 को मैंने अलग अलग कर दिया, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2, और माइनस के कारण मैंने क्या लिख दिया आई लिख दिया। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है रूट के अंदर माइनस 1, इसलिए वो रूट का जो माइनस था वो आई में चेंज हो गया, ठीक है। मतलब ये वैल्यू किस टाइप की आ गई, इमेजिनरी आ गई। ये कौन सी वैल्यू है, किस टाइप की है, इमेजिनरी या अधिकल्पित, जिसको हम बोले काल्पनिक वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई या आई बीटा से। तो यहां अल्फा जो रियल पार्ट है वो, बीटा जो आई के साथ है वो। इसका CF निकालने का रूल क्या बताया था मैंने, अगर जब भी इमेजिनरी आई वाला आ रहा है तो वो होगा e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है। तो यहां पर मैंने अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा को कंपेयर कर लो, माइनस 1/2x, c1 cos बीटा मतलब रूट 7/2x प्लस c2 sin बीटा मतलब रूट 7/2x, ठीक है। ये CF किसका होगा, ये थर्ड एग्जाम्पल था। हमने तीनों जो रूल्स थे उनको एक एक करके एग्जाम्पल से समझा।